देखिए, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में आने योग्य हैं, आ सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य जो राजवंश है, इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये पहला पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि मौर्य राजवंश का स्थापना किसने किया था। और ये अगर भारत का प्रथम अगर कोई ऐतिहासिक सम्राट था तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम में ऐतिहासिक सम्राट आता है। और इसके नाम पे एक और कृति जो है इतिहास में दर्ज है, वो क्या है कि वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था, ऐसा पहला भारत का ये सम्राट था जिसने बहुत बड़े क्षेत्र पे अपना राज्य स्थापित किया था। उसकी जो साम्राज्य है, उसके साम्राज्य की जो सीमा है, वो सीमा ईरान से मिला करती थी। भारत के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान से पूरब में ईरान पड़ता है, तो ईरान से मिला करता था। और उसने ही भारत को सर्वप्रथम, अगर पूछा जाए कि भारत को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकबद्ध किसने किया था, राजनीतिक रूप से एकजुट किसने किया था, वो कौन सा व्यक्ति था जो राजनीतिक रूप से एकजुट किया था? तो वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति आता है चंद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं जो भारत के लोगों को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का श्रेय उनको जाता है। अब जो मुद्रा राक्षस एक बुक है जिसको विशाख दत्त ने लिखा है, उसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। किसका पुत्र माना गया है? नंदराज का पुत्र। मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। अगर जो मुद्राक्षस बुक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल तथा कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। और मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा था? टीका क्या होता है? टीका एक तरीके का जो विस्तार में व्याख्या किया जाता है, उस बुक को, किसी खास बुक पर टीका लिखा जाता है, उसी को व्याख्या किया जाता है, उसी को ढंग से समझाया जाता है। तो मुद्रा राक्षस जो बुक थी उस पर घुंडीराज ने, नाम क्या है? घुंडीराज, घुंडीराज ने टीका लिखा था। ठीक है। मुद्राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के अन्य 2 रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। मुद्राक्षस तो लिखा था ही विशाख दत्त ने, और 2 रचनाएं लिखी थी। एक का नाम था देवी चंद्रगुप्तम, एक का नाम क्या था? देवी चंद्रगुप्तम, और दूसरा अभिसारिका वंचितक। अभिसारिका वंचितक या देवी चंद्रगुप्तम, ये किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त, जो वही विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस की रचना किया था। फिर जो अभिसारिका वंचितक है या अभिसारिका वंचितक, ये अभिसारिका वंचितक या देवी चंद्रगुप्तम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक भी जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला जो आता है बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी है, ये क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये पूछा जा सकता है बृहद कथा मंजरी किसने लिखा था? तो क्षेमेंद्र लिखे थे। फिर कथा सरित सागर आता है। कथा सरित सागर को किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। तो बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कथा सरित सागर वो सोमदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा, मुद्रा राक्षस के अलावे 2 और पुस्तकें विशाख दत्त द्वारा लिखी गई। एक का नाम था देवी चंद्रगुप्तम, एक का नाम है अभिसारिका वंचितक। ये 3 पुस्तकें विशाख दत्त ने लिखी है। तो जो सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर पुस्तक है, इसमें चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है कि चंद्रगुप्त जो थे शूद्र जाति से हुआ करते थे, शूद्र उत्पत्ति बताया गया। बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि, बौद्ध ग्रंथ जो महाबोधि है, महाबोधि के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। चंद्रगुप्त मतलब राजकुल से संबंधित थे और वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। ये कौन सा ग्रंथ बताता है? महाबोधि बताता है। महाबोधि बौद्ध वंश का एक प्रमुख ग्रंथ है। और हेमचंद्र जो है, हेमचंद्र द्वारा लिखी पुस्तक परिशिष्ट पर्वन है। तो उसमें चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। ठीक है। हेमचंद्र का कौन सा पुस्तक है? परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम की
मुखिया के पुत्री का पुत्र किसको बताया गया है? चंद्रगुप्त को बताया गया है। किस पुस्तक में? परिशिष्ट पर्वन में। परिशिष्ट पर्वन को किसने लिखा था? हेमचंद्र ने लिखा है। फिर कथासरित सागर को किसने लिखा है? सोमदेव ने लिखा है। और इस कथासरित सागर में चंद्रगुप्त को बताया गया कि शूद्र उत्पत्ति हुई है, शूद्र जाति से इनकी उत्पत्ति हुई है। फिर बृहद कथा मंजरी, ये पुस्तक किसके द्वारा? क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे पुस्तकें हैं, इनको याद रखना है कि कौन पुस्तक किसने लिखा था। अब है कि विलियम जोन्स का आप लोग नाम से सुने होंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले और भारत जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले जज नियुक्त हुए थे विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान, जो सेंड्रोकोटस जो व्यक्ति है, शासक है, सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। एरियन और प्लूटार्क दो ऐसे ऐतिहासिक इतिहासविद हुए जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? एंड्रोकोटस कहा। फिर जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन अपनी पुस्तक में सिकंदर और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन दोनों का भेंट हुआ है, इसका वर्णन अपनी पुस्तक में जस्टिन ने किया है। अब चाणक्य के बारे में जानते हैं। चाणक्य जो थे, चाणक्य के पिता का नाम चणक था और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इस पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य जो ऋषि चणक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ऋषि जो चणक थे उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? चाणक्य रखा था। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। चाणक्य में उस अर्थशास्त्र पुस्तक में चाणक्य को कौटिल्य बताया गया है। क्या बताया गया? कौटिल्य तथा पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से। विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य का नहीं नाम आता है। एक पदखंड में विष्णुगुप्त उनका नाम आता है। और जो अर्थशास्त्र के लेखक के जो है कौटिल्य बताया जाता है, तो अर्थशास्त्र के लेखक भी कौटिल्य थे यानी चाणक्य थे। अब जो है पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ कहा गया है। पुराणों में चाणक्य को क्या कहा गया है? द्विजर्षभ का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया है, द्विजर्षभ बताया गया है पुराणों में। किसको? चाणक्य को बताया गया है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित, कौटिल्य यानी चाणक्य ने मौर्य काल में कौन सा अर्थशास्त्र की रचना किया था? यह अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये शासन के सिद्धांत पर पुस्तक है। शासन किस तरीके से किया जाता है उनमें उन सारे सिद्धांतों का वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौन कौन सा होता है। जैसे में राजा होता है, अमात्य होता है, जनपद होता है, दुर्ग होता है, फिर कोष होता है, दंड होता है एवं मित्र की व्याख्या बताई गई है सप्तांग सिद्धांत पे। राजा, मित्र, दुर्ग, जनपद, कोष, दंड और जो है अमात्य, ये 7 सप्तांग सिद्धांत बताया गया है अर्थशास्त्र में। और ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ ये जो है अर्थशास्त्र नहीं है, ये क्या है? राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। राजनीति शास्त्र इसमें बताई गई है। और इस पुस्तक की जो तुलना की जाती है प्रिंस मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली ने प्रिंस पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक से तुलना की जाती है अर्थशास्त्र की। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। दक्षिण भारत की विजय प्राप्त किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जैन साक्ष्य जो है या तमिल साक्ष्य हैं, तमिल जो ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण का विजय किया था, दक्षिण भारत है उसका विजय किया था। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ था। राजनीतिक रूप से समस्त भारत का एकीकरण किसके समय में संभव हो पाया था? वो व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संभव हो पाया था। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश पर हो गया। जो शुरुआती विजय थे, शुरुआती जो युद्ध हुए थे उनके वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैल गया था। रुद्रदामन के अभिलेख में पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। रुद्रदामन का जो अभिलेख है उसमें ये प्रमाणित होता है कि पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त का अधिकार था।
जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। जैन ग्रंथ जो है ये बताते हैं सौराष्ट्र वाले क्षेत्र पर भी, सौराष्ट्र जो अभी गुजरात में पड़ता है, और अवंती के क्षेत्र पर भी अधिकार किसका था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। ये कहाँ से साक्षी इसका मिलता है, ये जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ ये बात की पुष्टि करते हैं। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी उस वक्त उनके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर, हिंदुकुश पर्वत जो है पाकिस्तान के बीचों बीच होता है, तो हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, कर्नाटक में मैसूर है तो मैसूर तक फैला हुआ था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। 150 ईस्वी का अभिलेख है रुद्रदामन द्वारा जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख में अनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल थे पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख मिलता है कि पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण करवाया गया है। कब, 150 ईस्वी में। किस अभिलेख में, जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा जूनागढ़ अभिलेख है उसमें ये साक्ष्य मिलता है, और ये कब का है, 150 ईस्वी का है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में परास्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो सिकंदर था, सिकंदर के जो साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक थे सेल्यूकस निकेटर की सेना को पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कब, 305 ईस्वी में। यूनानी जो लेखक है ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। बिंदुसार को क्या बताया गया है, बिंदुसार कौन थे, चंद्रगुप्त के पुत्र थे, तो बिंदुसार को अमित्रोकेडीज बताया गया है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात। अमित्रोकेडीज का मतलब क्या होता है, अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला किसको बताया गया है, बिंदुसार को बताया गया। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त के जो पुत्र हैं, चंद्रगुप्त के पुत्र। इसके साथ भी एक कहानी आती है, तो इसमें जो ग्रेजुएशन में एक कहानी है इतिहास में, उसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी, चंद्रगुप्त की पत्नी जब गर्भवती हुई तो क्या हुआ कि अचानक किसी कारण से उनका निधन हो गया। तो जो चाणक्य थे उसी वक्त शल्य चिकित्सक को बुला के उनका पीठ फाड़वा के, उनकी चूँकि पेट में बच्चा था तो पीठ फाड़वा के, 7 या 8 माह हुआ था, पीठ फाड़वा के बिंदुसार को निकाला गया था। ठीक है, तो ये कहानी है। तो उनके बिंदुसार नाम भी वहाँ पे बताया गया कि बिंदुसार का नाम, ये जो है चाणक्य जो थे बहुत ज़्यादा जहर जो विष है, विष विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण थे, और चंद्रगुप्त को विष का डोज दिया जाता था डेली चाणक्य के द्वारा खाना में, कि विष का अभ्यस्त हो जाए। उस वक्त क्योंकि विष कन्याएं होती थी, कोई भी राजा दूसरे राजा को मारने के लिए विष कन्याओं का उपयोग करते थे। तो उस वक्त हुआ क्या कि ये क्या करते थे, चाणक्य इनको विष दिया करते थे रोज। तो ये विष का बूंद जो है इनके यहाँ पे पड़ गया था, इसके बिंदुसार के यहाँ पे पड़ गया था। तो जब इनका मतलब पेट फाड़ के निकाला गया तो वो दाग दिखा, तो चाणक्य ने उसी नाम बिंदु जैसा दाग दिखा तो उसी नाम से इनको बिंदुसार कह दिया। यानी बिंदु का कुछ अर्थ है, बिंदुसार नाम चाणक्य के द्वारा ही रखा गया था। तो बिंदुसार को क्या बताया गया है, अमित्रघात बताया गया है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। किसमें, यूनानी जो ग्रंथ है, यूनानी ग्रंथों में यूनानी लेखकों ने अमित्रोकेडीज कहा है इनको। फिर जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ जितने सारे हैं, बिंदुसार को सिंहसेन बताते हैं। बिंदुसार को क्या बताते हैं, सिंहसेन नाम बताते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है, यानी चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी उनको दुर्धरा बताया गया है, दुर्धरा उनका नाम है। दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। दिव्यदान एक पुस्तक है जिसमें यह बताया गया है कि बिंदुसार के समय में कहाँ पे विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। स्ट्रैबो जो है, स्ट्रैबो के अनुसार यह बताया गया कि बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने राजदूत भेजा था बिंदुसार के समय में। उस राजदूत का नाम क्या था, डाइमेकस था।
प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। जो है प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा कौन थे? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये भेजे थे डायनोसिस नामक राजदूत भेजे थे। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। बिंदुसार जो थे सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तु की मांग किए थे। वो कौन कौन सी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिका, ये 3 वस्तुएं मांगी गई थी। एंटियोकस से मिस्र के राजा हुआ करते थे उस वक्त, सीरिया के राजा हुआ करते थे। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजी थी। दार्शनिक को छोड़कर, दार्शनिक नहीं भेजे थे एंटियोकस ने जो सीरिया के शासक थे, और 2 वस्तुएं भेज दी गई थी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा हुआ करता था, यानी वायसराय हुआ करता था। अवंती का वायसराय कौन था? अशोक था बिंदुसार के समय में। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। असम वाला जो क्षेत्र है और सुदूर दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत पर अधिकार किसका था? अशोक का अधिकार हो चुका था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया। धम्म का प्रतिपादन किसने किया था? व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन अशोक ने किया था, जिसका पालन आसानी से सभी कर सके, इसी वजह से किया गया था। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। त्रिविध आयाम अशोक के धम्म के कौन थे? सहिष्णुता, उदारता और करुणा। अशोक 275 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना था। अशोक का अगर समय पूछा जाए कि कब जो है मगध का राजा बना था, तो 272 ईसा पूर्व के समय में लगभग में राजा बना था। और 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। 4 वर्ष बाद राज्याभिषेक हुआ था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी बताया गया है। उसके जितने सारे अभिलेख हैं उसमें अशोक को देवनाम प्रिय बताया गया है या देवनाम प्रियदर्शी बताया गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। देवनाम प्रिय का मतलब क्या होता है? देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर होता है। और पुराणों में उसे अशोक वर्धन बताया गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। दशरथ जो थे वो भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करते थे। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार, सिंगली जो अनुश्रुतियाँ दीपवंश और महावंश, इसके अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की 3य संगति हुई थी। ये बताता है बौद्ध धर्म की 3य प्रथम संगति जो है अजातशत्रु के समय में, दूसरा जो है कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी। तो जो तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी किस अशोक के समय में हुई थी, ये कहाँ से पता चलता है? दीपवंश और महावंश जो पुस्तकें हैं, सिंगली अनुश्रुति हैं, यहाँ से ये पता चलता है कि 3य बौद्ध संगति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो तीसरी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस कर रहे थे। और दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। यानी शासन के 4थे वर्ष में किसने दीक्षित किया था अशोक को? निग्रोध नामक दीक्षित थे, वो इनको दीक्षित किए। निग्रोध नामक भिक्षु थे, इन्होंने जो इनको दीक्षा दिए थे। तत्पश्चात मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। मोगलीपुत्तिस के जब प्रभाव में अशोक आया तो पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया गया अशोक के द्वारा। दिव्यदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दिव्यदान जो है वो बताता है कि अशोक को कौन दीक्षा दिया था? उपगुप्त ने दिया था। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के, अशोक भी और अशोक के पौत्र का नाम यानी अशोक के पुत्र का पुत्र यानी दशरथ वो थे, वो दोनों जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और दशरथ भी देवनाम प्रिय जो उपाधि है उसको वो देवनाम प्रिय उपाधि अपने भी जो दशरथ है, दशरथ भी उपाधि धारण करता था। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अशोक के जितने सारे अभिलेख हैं उनमें रज्जुक नामक अधिकारी का, रज्जुक की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसे थी। रज्जुक जो उस वक्त थे आज जैसे डीएम की जो स्थिति है, जो पावर है, वही पावर मिला होता था रज्जुकों को, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था? अग्रोनोमोई। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों के मुखिया को सार्थवाह की संख्या दी गई है। जो व्यापारिक काफिले होते थे उनके जो मुखिया होते थे उनको सार्थवाह बताया गया है।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और बिहार यात्राओं को रोक दिया। आखेट पर और बिहार यात्रा करने पर अशोक ने रोक लगा दिया था। उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया गया। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद संबोधि तथा 20 वर्ष बाद रुमिनदेई गया तथा उनकी पूजा की। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख जो है संबोधि बोधगया में, और 20 वर्ष बाद रुमिनदेई अभिलेख लिखवाया गया। रुमिनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका, विंसेंट आर्थर स्मिथ इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया। अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया यह पुस्तक लिखी गई है विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा। तो इसके 7वें अध्याय में द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया गया है। यानी उपगुप्त के साथ अशोक ने कौन कौन सी धम्म यात्राएं की थी, पहले कहाँ पे गए थे, लुम्बिनी में गए थे, फिर कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती में इन्होंने धम्म यात्राएँ की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोधगया की यात्रा की। बोधगया की यात्रा राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद किया गया था? 10 वर्षों बाद। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की, और लुम्बिनी की यात्रा कितने साल बाद? 20 वर्ष बाद। तो वहाँ की एक शिलास्तंभ स्थापित किया गया। जब 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की अशोक, तो वहाँ एक शिलास्तंभ स्थापित करवाए। बुद्ध की जन्म भूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ़ कर दिया गया था। बुद्ध की जन्मभूमि चूँकि लुम्बिनी थी, इस वजह से लुम्बिनी को भोग कर है जो खाने पे टैक्स लगाया जाता था उस पर उसको माफ़ कर दिया गया था अशोक के द्वारा। और भू राजस्व 1/6 से घटकर 1/8 कर दिया गया था। अगला जो है कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कालसी का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख और मेरठ का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहासकार हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक का जो इतिहास है वो हम लोगों को किससे प्राप्त होता है? अशोक क्या किया था, कब कैसे रह रहा था, कौन कौन से काम किए थे, ये अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। जो अशोक का अभिलेख है उसको विभाजन कितने भागों में किया जा सकता है? 3 भागों में किया जा सकता है। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहेलेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहेलेख में अशोक के जो अभिलेख है अभिलेख को विभाजित किया। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है। शिलालेख क्या है? 14 अलग अलग लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। शिलालेख कितने स्थानों से? 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, रागुड़ी और सोपारा। इन सारे जगहों से शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा, और लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मंदसौरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है, जबकि 2 अभिलेख ऐसे हैं जो जैसे शाहबाजगढ़ी और मंदसौरा वाला इसकी ब्राह्मी न होकर खरोष्टी लिपि है। तक्षशिला में अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भगन अभिलेख सरे कुना नामक स्थान से यूनानी और अरमेइक लिपियों में लिखा गया है। यूनानी और अरमेइक लिपि दोनों मिश्रित लिपि में तक्षशिला से जो भगन अभिलेख मिला है सरेगुना नामक स्थान से, यहाँ पे दोनों भाषाओं में यूनानी और अरमेइक लिपि दोनों में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख लंगमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया है। अशोक अभिलेख प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्भाजन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाला प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप था। यानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला कौन सा विद्वान था? जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसने हासिल किया? जेम्स प्रिंसेप। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। भंडारकर जो है वो अशोक के अभिलेखों के आधार पर उनका इतिहास लिखने का प्रयास किए हैं। प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधपुर से चला है। प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर है, वहाँ से पता चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेख से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम है पिपर, राहवा, सहगोरा और महास्थान से अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो खरोष्टी लिपि की थी कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हम लोग जो देवनागरी लिपि लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, वो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि किस तरफ से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नायरिस, लैसन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। ये सारे लोग पढ़े हैं उस लिपि को। मैसन ने पढ़ा है, प्रिंसेप ने पढ़ा है, नोरिस, लैसन, कनिंगम आदि विद्वानों ने। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। ये जो खरोष्टी लिपि थी ये किस उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। अशोका का नामोल्लेख
करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में से। अशोक का नाम का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है वो अभिलेख कौन सा है? गुर्जरा लघु शिलालेख। वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मास्की, नेतुर और उडे गोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। मास्की का अभिलेख हो गया या नेतुर का अभिलेख हो गया या उडे गोलम का अभिलेख हो गया, ये सारे अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। फिर भाबरू स्तंभ जो लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किस स्तंभ अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? वो कौन सा अभिलेख है? भाबरू स्तंभ लेख है, बैराट इसको बोला जाता है। यह अभिलेख अशोक की बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार लिखा गया है। अशोक के जो प्रथम शिलालेख है उसमें जो लेख लिखा गया उसमें क्या लिखा गया है? ये बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए। उस अभिलेख में ये बात लिखी गई है, यहाँ पे किसी भी जीव को मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव मनाया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे। यानी अशोक के पाकशाला यानी जो किचन में सैकड़ों जो जीव है, जीव मांस के लिए मारे जाते थे। लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। जब अभिलेख लिखा जा रहा था तो बताया गया उस अभिलेख में कि 3 पशु अब रोज़ मारा जाता है, 2 मोर और 1 मृग ये मारा। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों ही भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। 5वां जो स्तंभ अभिलेख है उसमें अलग अलग प्रकार के प्राणियों को वध करने का निषेध किया गया है उस अभिलेख में। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध था। अशोक के राज्यकाल का पहली बड़ी घटना कौन थी? कलिंग युद्ध थी। इसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यानी कलिंग युद्ध हुआ था, इसका स्पष्ट साक्ष्य जो है किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। और यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में ये घटना हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध में से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। 13वां शिलालेख में अशोक के दीर्घ शिलालेख बरावा में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। धार्मिक सहिष्णुता हेतु जो है पालनीय उपाय बताए गए हैं कि धार्मिक सहिष्णुता किस प्रकार से बच के रहे। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की सूचना मिलती है। संगम राज्यों की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? दूसरा का और 13वां, ये 2 शिलालेख हैं जो अशोक किस में शिलालेख है जो संगम राज्यों की सूचना बताते हैं। संगम राज्य का भी अस्तित्व था ये बताते हैं। दूसरा और 13वां शिलालेख मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध किया था। जो ये 13वां शिलालेख है उसमें ये पढ़ने से ये पता चलता है कि अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ अपना मैत्रीपूर्ण संबंध किया था, जिनमें अंतियोक थे, तुरमय थे, अंतकिनी और मग साइरिन का शासक, अलिक सुंदर जो थे एपिरस का राजा था। ये सारे राजाओं से इन्होंने मैत्रीपूर्ण संधि किया था। गोरखपुर जिले से प्राप्त सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई है। इन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंध है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से प्राप्त होती है कि उस समय में अकाल भी होता था, तो ये जैन स्रोतों से प्राप्त चलता है ये, ठीक है। मौर्य काल में न्यायालय जो हुआ करते थे, यानी जो कोर्ट हुआ करते थे, 2 प्रकार के होते थे, एक धर्मस्थी और दूसरा कंठ शोधन। धर्मस्थी जो अभिलेख होते थे उसमें दीवानी और कंठ शोधन में फौजदारी न्यायालय हुआ करते था। तो गुप्तचरों के अर्थशास्त्र को गुण पुरुष कहा गया है। जो गुप्तचर थे उनके अर्थशास्त्र को क्या बताया गया? गुण पुरुष बताया गया। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। एक संस्था, एक ही स्थान पर रहने वाले लोग संस्था कहा जाता था। एक संचरा, प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको संचरा बताया गया है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन किस प्रकार था, इसका वर्णन किस में मिलता है? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितने सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था? 30 सदस्य वाली समितियों द्वारा किया जाता था। इसमें 6 समिति होती थी, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। 6 × 5 = 30 हो गया। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी
और वर्तमान में यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। ठीक है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। छठी समिति का काम क्या था? बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्यों का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। जो लोग टैक्स की चोरी करते थे उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारी को एस्टिनोमोई कहते हैं। ठीक है। जो मेगास्थनीज है सेल्यूकस निकेटर है द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस जो थे मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजे गए यूनानी राजदूत थे। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगरों का प्रशासन कौन चलाता था? नगरपालिकाएं चलाती थी, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। इसका प्रमुख कौन होता था? जो नागरिक होते थे या पूर्व मुख्य होते थे। मेगास्थनीज जो राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर के ने तत्काल भारतीय समाज के 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटे हैं? 7 समाजों में। कौन कौन? एक दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक, 7वां मंत्री, 8वां 7 श्रेणी है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करते हैं। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, न इसे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। मौर्य काल में जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका, उसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था और न ही कोई अपनी जाति से बाहर पेशा अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। जो इतिहासकार स्मिथ है, एडम स्मिथ, वो बताते हैं कि भारत की जो ऐतिहासिक सीमा कौन थी? हिंदू कुश पर्वत हुआ करता था। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम आते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 5 प्रांत। एक उत्तरापथ था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक अवंतीरठ था, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग था तोसली, उसकी राजधानी, और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र। ये 5 साम्राज्य हुआ करते थे, 5 प्रांत हुआ करते थे। भाग एवं बलि प्राचीन भारत के राजस्व के स्रोत थे। प्राचीन भारत के राजस्व के स्रोत कौन था? भाग होता था या बलि होता था। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी होता था। भूमि से जो उत्पादन हुआ उसका 1 भाग राजा को मिलता था। इस कर को भाग कहा जाता था। जो 1 भाग मिलता था उसी को भाग कहा जाता था। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत होता था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। जो मौर्य मंत्री परिषद थी, राजस्व एकत्रित करने का कार्य कौन करता था? समाहर्ता करता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। जो सीमा रक्षक हैं या सीमावर्ती दुर्ग हैं उनकी देखभाल अंतपाल करता था। जो कि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक होता था। प्रतिष्ठा कौन होता था? विषयों या कमिश्नरियों के प्रशासक जो होते थे उनका होता था। और शास्त्र में पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेदन की अनुमति दी गई है। विवाह विच्छेद किया जा सकता है, विवाह संबंध तोड़ा जा सकता है, यह अर्थशास्त्र में बताया गया है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। ठीक है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मौर्य युगीन जितने सारे स्तंभ हैं वो चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं। और सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का जो स्तूप है सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो अशोक ने करवाया था सांची स्तूप को, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। और भरहुत का जो स्तूप है ये भी मध्य प्रदेश के सतना जिला में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज हेनरी टेलर ने किया था। भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। भरहुत स्तूप जो है उसका अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और सांची का स्तूप जो है उसका जो खोज है हेनरी टेलर ने किया था। अमरावती का स्तूप जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। अमरावती का जो स्तूप है उसको। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हारार जगह है जो पटना में है। तो ये यहाँ पे की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं।
इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। स्पूनर ने इनको प्रकाश में लाया है कुम्हरार से। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। और ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की और ध्यान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों ने उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में उसमें नहरें निकाली। शक छत्रप जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। तो जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। अशोक ने उसमें नहर निकाली थी और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का वर्णन है। और जो जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन थे वो इस झील की मरम्मत करवाए थे, सुदर्शन झील की, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये जो है मौर्य काल से संबंधित है।